टामटा के पास एक कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में सीधे यमुना नदी में गिर गई। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शवों को खाई से निकाला है। दो युवकों की मौत से पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। नैनीताल जिले के बंदूक हत्या को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। बंदूक हत्या को राजस्व ग्राम घोषित किया जाएगा और पिछले कई दिन से आंदोलन कर रहे बंदूक हत्या के लोगों को सीएम धामी ने बड़ा तोहफा दिया। लालकुआं विधानसभा में स्थित बंदूक हत्या को राजस्व ग्राम बनाने की घोषणा पहले भी हुई थी, लेकिन वो विलोपित हो गई थी। लेकिन अब फिर से इसे शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। वन क्षेत्र की औपचारिकताएं और केंद्र सरकार की अनापत्ति के कारण पहले इसे घोषणा की समीक्षा से हटा दिया गया था, लेकिन अब सीएम धामी के ऐलान के बाद प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने इसके निर्देश दे दिए हैं। बंदूक हत्या को राजस्व ग्राम बनाया जाएगा। उत्तराखंड के बजट सत्र को लेकर बड़ी खबर है। गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र में कई बदलाव किए गए हैं। अब 11 मार्च के बजाय 9 मार्च को ही राज्य का बजट पेश होगा और 9 मार्च से ही बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। पहले 11 मार्च को बजट की तारीख तय थी, इसमें अब बदलाव किए गए हैं। अब पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होगी और उसके बाद सदन में बजट पेश किया जाएगा। अभी तक के समय के मुताबिक 9 मार्च से 13 मार्च तक 5 दिन के लिए सत्र तय किया गया है। कुल मिलाकर के ये जो जन भावनाओं के अनुरूप गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित है और सत्र कभी भी वहाँ पर गर्मियों में नहीं हो पाते, तो पहली बार सरकार की ये गैरसैंण के प्रति संवेदनशीलता और जन भावनाओं के प्रति उनका समादर करते हुए इस बजट सत्र को गैरसैंण में रखने का निर्णय लिया गया और 9 तारीख से 13 तारीख तक अभी इस सत्र की अवधि तय की गई है। इसमें पहली बार 9 तारीख को ही बजट जो है टेबल किया जाएगा और बजट टेबल करने के बाद उसमें 2-3 दिन चर्चा होने के बाद तब उसका पालन किया जाएगा। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में मां पूर्णगिरि मेले का विधिवत शुभारंभ किया है। सीएम धामी ने मां भगवती के चरणों में नमन कर प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना की। सीएम धामी ने कहा कि ये मेला सिर्फ धार्मिक और आस्था तक ही सीमित नहीं, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का माध्यम है। यहाँ आकर मुझे शांति और शक्ति का अनुभव होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भाइयों बहनों, ये मेला केवल धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। ये हमारे इस पूरे क्षेत्र की जो गौरवशाली संस्कृति है, समृद्ध परंपरा है, उसको संजोने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। और सच बताऊं तो मुझे जब भी मैं मां के इस पवित्र भूमि पर उपस्थित होता हूं तो मुझे अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले में लोहाघाट के छमनिया में 256 करोड़ की लागत से बन रहे प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण किया। निर्माणाधीन फुटबॉल ग्राउंड और एस्टोट हॉकी ग्राउंड, एथलेटिक ट्रैक सहित खेल सुविधाओं और 300 बालिकाओं की क्षमता वाले छात्रावास की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्हें निर्देश दिए कि कार्य तय समय सीमा और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे हों। सीएम ने कहा, ये संस्थान प्रदेश की बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं देगा। खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का बड़ा मंच साबित होगा। लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने एक छोटी सी बच्ची से मुलाकात की। इसमें उससे मिलकर सीएम धामी बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, छोटी बच्ची की मुस्कान उत्साह ने मेरे मन को भाव विभोर कर दिया।
कहाँ आई है? मेरे कौन नहीं है? अरे जोर से बता दो। हरिद्वार की खानपुर सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने ऐसी बयानबाजी की, डैमेज कंट्रोल के लिए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट फटाफट चैंपियन के घर पहुंच गए। इस मुलाकात की फोटो चैंपियन ने सोशल मीडिया पर जारी की। पोस्ट में चैंपियन ने लिखा है कि महेंद्र भट्ट ने संगठन के कुछ गंभीर सवालों पर चिंतन किया। इस मुलाकात के दौरान गुर्जर नेता और हरियाणा के पूर्व एमएलए चौधरी अर्जुन सिंह भी मौजूद रहे। दरअसल 2 दिन पहले चैंपियन ने एक वीडियो में आरोप लगाया था कि कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने 2 दशक पहले मुंबई में एक पार्टी की थी, जिसके बार डांसर भी शामिल थी। इस बयान के बाद गोदियाल ने सफाई दी। साथ ही गोदियाल ने बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के भी उस पार्टी में शामिल होने का दावा किया। इधर चैंपियन ने यू टर्न लेते हुए गुरुवार शाम गोदियाल को क्लीन चिट दे दी है। इसके बाद महेंद्र भट्ट चैंपियन के पास पहुंचे। उत्तराखंड की सियासत में अब खुलकर ऑपरेशन विस्तार शुरू हो चुका है और फुल ऑन चुनावी मोड में आ चुकी बीजेपी का पहला टारगेट है विपक्ष के किले में सेंधमारी। हर विधायक को टारगेट दिया गया है अपनी विधानसभा में दूसरे दलों के 2 से 3 हजार कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग का, यानी 2027 से पहले मैदान साफ करने की रणनीति बन चुकी है। इससे जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कौर जी, उर्मिला जी, अंजना जी, मंजू जी। ये है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। मंगलवार को हल्द्वानी में तो शुक्रवार को देहरादून पार्टी मुख्यालय में बड़ी संख्या में बीएसपी और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को पार्टी ज्वाइन कराई गई। आने वाले दिनों में हर विधानसभा में बीजेपी इसी तरह सियासी तोड़फोड़ करने जा रही है। हर विधायक को टारगेट दिया गया है। उन्हें अपनी विधानसभा में दूसरे दलों से 2 से 3 हजार कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ना ही होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि 2027 में नामांकन की आखिरी तारीख तक बिना ब्रेक ये अभियान जारी रहेगा। ये कार्यक्रम हमारे हर विधानसभा चलेंगे। हमने प्रत्येक विधायक को ये कहा है कि 2 से 3 हजार नए लोग जो दूसरे दलों में हैं उनको बीजेपी के साथ जोड़ना है। उस कार्यक्रम की गतिविधि में चीजें आगे बढ़ रही हैं और हर गजान दास जी ने वो रिकॉर्ड वो लगभग वो पूर्णता की ओर है। हर हल्द्वानी विधानसभा के अंदर परसों कार्यक्रम हुआ, रुद्रपुर का कार्यक्रम हुआ, हमारा पिथौरागढ़ का कार्यक्रम हुआ, हर जिले के अंदर सर्वे कार्यक्रम हो रहे हैं। बीजेपी की आक्रामक रणनीति से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में बेचैनी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने से पहले बीजेपी अपने घर की हकीकत देख ले। उनका दावा है कि बीजेपी से निराश लोगों की बड़ी कतार कांग्रेस के दरवाजे पर खड़ी है और जल्द ही जवाबी अभियान शुरू किया जाएगा। इस समय कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित होने वालों की बड़ी लंबी कतार लगी हुई है और अधिकांश लोग भाजपा से आने वाले हैं। अब महेंद्र भट्ट जी को खैरियत मनानी चाहिए कि अपने घर को बचाए, तब इतना बड़ा दावा करें। साफ है उत्तराखंड में सियासी जंग अब विचारों से ज्यादा विस्तार और प्रभाव की हो चली है। बीजेपी बूथ स्तर पर विपक्ष की फौज में सेंध लगाकर उनके नेताओं का मनोबल तोड़ना चाहती है, तो कांग्रेस पलटवार की तैयारी में है। 2027 दूर जरूर है, लेकिन सियासत की बिसात पर चालें चलनी अभी से शुरू हो गई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। गढ़वाल लोकसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने चमोली के कर्णप्रयाग में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कर्णप्रयाग नगरपालिका परिषद के साथ मिलकर अलकनंदा और पिंडर नदियों के पवित्र संगम पर स्थित दानवीर कर्ण मंदिर परिसर में स्थापित 100 फीट ऊंचे भव्य राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया। बलूनी ने कहा, सैन्य भूमि उत्तराखंड की ये पावन धरती वीरता, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ये भव्य तिरंगा हर नागरिक में राष्ट्रभक्ति और गर्व की भावना को और मजबूत करेगा। उन्होंने इसे देश के वीर जवानों के सम्मान का प्रतीक बताया। इसके साथ ही उन्होंने कर्णप्रयाग में नवनिर्मित सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया, जिसे उन्होंने पर्यटन संवर्धन, नगर सौंदर्यीकरण, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बताया।
अनिल बलूनी ने कहा कि कर्णप्रयाग रेल लाइन इलाके के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप में जब यहाँ से रेल गुजरेगी, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे चमोली जनपद का विकास जिस तेजी से के साथ होगा उसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आज विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक हमारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग है। दुनिया के बड़े बड़े लोग मुझसे मिलते हैं, बोले भाई उत्तराखंड में ये ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का 50,000 करोड़ की योजना, ये मोदी जी ने इतनी बड़ी योजना कैसे दे दी? तो हमने कहा कि मोदी जी का इस क्षेत्र के साथ जो लगाव है उसके कारण ये योजना यहाँ हम लोगों को मिल पाई है और आने वाले समय में हमारे प्रत्येक घर इससे गुलजार होगा। हमारे घर में बेरोजगार कोई नहीं रहेगा, हमारे यहाँ रोजगार की अद्भुत संभावनाएं पैदा होगी और आने वाला समय इस रेलवे लाइन से और हमारे जिस तरीके से तीर्थाटन बढ़ रहा है, जिस तरीके से पर्यटन बढ़ रहा है, ये आने वाले समय में होने वाला है। जोशीमठ में पैनखंडा समुदाय ने लंबे वक्त से लंबित मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है और समुदाय के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की उन्हें तत्काल केंद्रीय आरक्षण सूचियों में शामिल किया जाए। आपको बता दें कि लंबे संघर्ष के बाद साल 2017 में राज्य सरकार ने इस समुदाय को राज्य की आरक्षण सूची में तो स्थान दिया था, लेकिन केंद्रीय सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ न मिल पाने के कारण युवाओं में काफ़ी ज़्यादा रोष है और लोगों का कहना है कि राज्य सूची में होने के बावजूद केंद्रीय सूची में नाम ना होने से उनके प्रतिभावान युवाओं को अखिल भारतीय स्तर की नौकरियों और अवसरों से वंचित रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने जल्द उनकी मांग नहीं मानी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसलिए आज हम सब पर उतरे हैं कि जोशीमठ वैसे भी एक सीमांत क्षेत्र है, यहाँ पर मतलब विकास बहुत ही कम हुआ है और पैनखंडा समुदाय अगर ओबीसी में दर्ज होता है तो हमारे जो भविष्य में हमारे बच्चों को वहाँ पे उसका फायदा जरूर मिलेगा। पैनखंडा का आंदोलन है, इसमें कम से कम 15 से 2000 लोग आज शामिल हुए हैं और ये केवल एक मांग है कि हमको भी पैनखंडा वासियों को भी केंद्र सूची में ओबीसी का दर्जा दिया जाए, जो हम गत 10 सालों से मांग रहे हैं। ये हमें ओबीसी का जो दर्जा देने के लिए यहाँ पे जो रैली निकाली गई है, हमारी सरकार से यही मांग है कि सरकार हमें ओबीसी में शामिल कर दे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा पहुंचे। यहां होली मिलन समारोह में शामिल हुए। यहां रामलीला मैदान में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सीएम धामी भी होली मिलन में शामिल हुए, लोगों को होली की शुभकामनाएं दी, पुराने वक्त की होली को याद भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा यहां की होली काफ़ी प्रसिद्ध है, महीनों पहले से बैठ के होली शुरू हो जाती है जो कि और कहीं नहीं होती। सीएम धामी ने सभी को रंगों के त्यौहार होली की शुभकामनाएं दी हैं। होली उन नेताओं के लिए बहुत खास मौका साबित हो रही है जो 2027 के लिए विधायकी का टिकट मांग रहे हैं। नेता अपने नाम से होली कराकर वोटरों के दिल में रंग जमाने की कोशिश में लगे हैं। कैसे, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में हर ओर होली के रंग बिखरने लगे हैं, तो छोटे बड़े मंचों के साथ ही नेताओं की राजनीतिक होली भी चल रही है। विशेषकर वो नेता होली का मंच सजा रहे हैं जो 2027 के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और इन होलियों के मंचों पर जनता के साथ नेताजी भी खूब थिरक रहे हैं। हल्द्वानी में मेयर ने होली आयोजन कराया तो खुद मेयर बीजेपी नेताओं और सांसद के साथ नाचते दिखे। प्रदेश के सभी निवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज निगम द्वारा जो होली कराई जा रही है उसमें सभी वर्गों के सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे और एक समरसता के साथ इस होली को मनाया गया है। मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ कि आने वाले 2027 में कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी हर्षोल्लास के साथ मैं पुनः होली का त्योहार मनाऊंगा। खास बात यह है कि आम लोगों से लेकर पार्टियों के पदाधिकारी और बड़े नेता भी इन होलियों में गुजिया का स्वाद लेने पहुंच रहे हैं। हमने अलग अलग गुजियाओं का क्या, हमने गुजिया देखिए, होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें सारी जाति भेदभाव को छोड़ करके, राजनीति को छोड़ के हमें जो निमंत्रण देगा इन्विटेशन के तहत हम सब जगह जाएंगे और होली मनाएंगे। जिस तरह
हर्षोल्लास के साथ सारे कार्यक्रम मनाए जाते हैं, सभी लोग मिलकर वहाँ मनाते हैं। ऐसे हम लोग भी मना रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, खूब मस्ती के रूप से होली मना रहे हैं। हर नेता की गुजिया खा रहे हैं, हर नेता गुजिया खिला रहे हैं। सब लोगों को अपने अपने घरों में होली कराने की छूट है। कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, लेकिन सब दिनों की गांठें खोल रहे हैं। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो होली के बहाने ही सही नेता अभी से अपने रंग जमाने की कोशिश में लग गए। तो कोई होली के रंगों में जनता के सराबोर हो रहा है, तो कोई थिरक कर जनता के दिलों में अपना रंग जमाने की कोशिश कर रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार की जूना अखाड़े में साधु संतों ने अनोखी गोबर की होली खेली। यहां अखाड़ा परिषद में बने माया देवी मंदिर पर इकट्ठा हुए तमाम साधु संतों ने एक दूसरे को गोबर लगाया, धार्मिक भजनों पर झूमे हैं। गोबर की होली खेले जाने के दौरान जूना अखाड़ा में माहौल उत्साहपूर्ण हो गया। दरअसल नागा साधुओं में गोबर और पंचतत्व से होली खेलने की प्राचीन परंपरा है। हिंदू धर्म में गाय के गोबर को शुद्ध माना गया है। ये भी कहा जाता है गोबर को शरीर पर लगाने से त्वचा संबंधी जो भी रोग है दूर होते हैं, इसलिए लंबे समय से साधु संत गोबर से होली खेलते आ रहे हैं। गौ का पंचगव्य का नियम है कि गोबर से ही गौ माता का मलमूत्र का सम्मान बढ़ाना, गौ के प्रति करना, क्योंकि भगवान देवों का देव गणेश जी द्वारा उन्हें आवाहन गौरी की इच्छा से आवाहन किसमें होता है? गोबर में। कुमाऊं की खड़ी होली का अपना अलग ही रंग होता है। ढोल और रागों पर झूमने के साथ इस होली में गौरवशाली इतिहास का वर्णन भी होता है, तो होलियार भी इसके रंग में रंग जाते हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ये है कुमाऊं की खड़ी होली का नजारा। युग मंच के 30वें होली महोत्सव के दौरान होलियार ढोल की थाप पर होली के रंगों में रंगे नजर दिखे। यहाँ की होली शिवरात्रि के बाद चीर बंधन से शुरू होती है, जो छलड़ी तक चलती है। मंदिर से शुरू हुई होली में होलियार गांव में हर घर जाकर होली का गायन करते हैं, जिसके बाद परिवार को आशीर्वाद भी देते हैं। चंद शासन काल से चली आ रही ये परंपरा आज भी अपने महत्व को कुमाऊं की वादियों में समेटे है। तो हम लोगों ने ये होली महोत्सव 20 साल पहले से शुरू किया और आज तक वो जारी है, और इसका ये परिणाम निकले हैं कि अब जगह जगह जो है होली महोत्सव होने लगा और फिर से एक तरीके से ये होली जो है हमारे कुमाऊं की ये रिवाइव हो गई। कुमाऊं की इस होली का इतिहास 400 साल से ज्यादा पुराना है। ढोल की थाप के साथ कदमों की चहलकदमी और राग रागिनियों का समावेश इस खड़ी होली में होता है। चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल में इस होली का आयोजन किया जाता है। राग दादरा और राग कहरवा में गाए जाने वाले इस होली का गायन पक्ष में कृष्ण राधा, राजा हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार समेत रामायण और महाभारत काल की गाथाओं का वर्णन करने के साथ समाज को भी संदेश देने का काम इस दौरान होता है। गौरव गाथा यहाँ पर गाए जाते हैं। श्री कृष्ण से संबंधित, श्री राम से संबंधित, शिव शंकर से संबंधित, यहाँ के सभी उत्तराखंड के देवी देवताओं से संबंधित, वेदों से संबंधित वेदांती होली है जिनको कहा जाता है। बहरहाल चंद शासन काल से चली आ रही परंपरा आज भी नजीर बनी है। नई पीढ़ी भी इससे जुड़ रही है, तो भाईचारे का भी संदेश नैनीताल की होली दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून का लोक भवन 3 दिनों के लिए आम जनता के लिए खोल दिया गया है। आज से बसंतोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जहां इस बार पहली बार पहाड़ों का फूल
फ्यूली भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। फूलों की भव्य प्रदर्शनी से लेकर स्थानीय उत्पादों तक देखिए बसंत उत्सव की पूरी रौनक। हर साल फूलों की खुशबू और रंगों से सजने वाला बसंतोत्सव इस बार 27 फरवरी से शुरू हो गया है। ये उत्सव 28 फरवरी और 1 मार्च तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। लोक भवन में आयोजित इस पुष्प प्रदर्शनी में कट फ्लावर, पॉटेड प्लांट्स, बॉन्साई, कैक्टस, टेरारियम और फूलों की रंगोली लोगों को आकर्षित कर रही है। इस बार बसंतोत्सव की सबसे बड़ी खासियत है पहाड़ों में खिलने वाला फूल फ्यूली, जिसे 1 साल की मेहनत के बाद पहली बार पुष्प प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। प्रदर्शनी में पहली बार हाइड्रोपोनिक तकनीक यानी बिना मिट्टी की खेती को भी प्रदर्शित किया गया है। फूलों के साथ साथ स्थानीय उत्पादों के स्टॉल भी लोगों को खूब भा रहे हैं। पहाड़ का प्रेम है, हर हिमालय वासी के हृदय में बसा हुआ फूल है। चाहे उसके प्यार में, चाहे उसके संस्कृति में, उसके खान पान में या उसके त्योहारों में, आस्था में, पूजा में, सब जगह बसा हुआ है फ्यूली। जब मैं पुष्प प्रदर्शनी में इसको नहीं देखता था तो दिल में एक पीड़ा थी और मेरे मन में एक बात आई कि मैं हो न हो इस वर्ष में इस बार अवश्य इसको यहाँ पर प्रदर्शित करूँगा। इन फूलों की खासियत ये है कि ये बटरफ्लाई इफेक्ट देते हैं। इनका बड नीचे जा रहा है लेकिन पेटल्स ऊपर आ रहे हैं और ये फ्रांस की वैरायटी है जो कि इंडिया में हम ही ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी और हमें सारी टेक्नोलॉजी सीखने के बाद पूरा 1 ईयर लगा के इसको ग्रो करके देन वी सेल इट। भारतीय सैन्य संस्थानों, ITBP, PSC और होमगार्ड के बैंड ने भी अपनी प्रस्तुतियों में समा बांधा। वहीं फूड कोर्ट में मिलेट्स और पारंपरिक उत्तराखंडी व्यंजन आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। डाक टिकट प्रदर्शनी और आर्ट गैलरी भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। इतने सारे फ्लावर्स देख के, इतना कलरफुल देख के लाइक लिटरली वसंतोत्सव पता चल रहा है वसंतोत्सव है। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब मैं कभी ऐसे आई नहीं है। आई बिलोंग टू हरियाणा, तो यहाँ मेरे को बहुत सारी चीजें, इतनी सारी वैरायटीज मिल रही है। आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत डिफरेंट चीजें दिख रही हैं, जैसे कि हमारे कल्चर से रिलेटेड, उत्तराखंड से बेसिकली रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हो गया, ड्रिंक्स है, हमारे कल्चरल जो हम घर पे बेसिकली नहीं बनाते वो है, बहुत सारे ऑप्शंस है। अलग अलग स्टेट्स के क्या बोलते हैं आपके कश्मीरी हैंडवर्क के ये है, प्लांट्स वगैरह हैं, शॉल्स हैं, बहुत प्रिटी चीजें। इस साल बसंतोत्सव में 15 मुख्य और 55 उप श्रेणियों में प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिनके विजेताओं को 1 मार्च को गवर्नर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। साल भर जिस बसंतोत्सव का इंतजार लोग करते हैं, फूल प्रेमियों को उनका दीदार करने का मौका अब मिल गया है। फूलों से सज चुका है लोक भवन और इसका दीदार करने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। साल भर की मेहनत के बाद ये खूबसूरत फूल जो उगे हैं, उनके आगे लोग अपनी तस्वीरों को खींच रहे हैं, अपनी यादों को समेट रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक राणा के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार के कनखल में एक टेंट के गोदाम में आग लग गई। आग से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। नैनीताल में चर्चित रेप कांड के आरोपी उस्मान को जमानत नहीं मिल पाई। लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। बागेश्वर में गुलदार घर में घुस गया, पालतू डॉग का शिकार कर लिया, घटना कैमरे में कैद। हरिद्वार के ज्वालापुर में पुलिस ने नशा तस्कर को अरेस्ट किया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 150 ग्राम चरस बरामद की। रुड़की के भगवानपुर इलाके में गांव में नाली के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हो गया। हरिद्वार में बिजली के स्मार्ट मीटर और सरचार्ज के विरोध को लेकर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में कांग्रेस जन जागरूकता रैली निकाली गई। होली के चलते नैनीताल में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसके चलते SSP ने थाना और चौकी इंचार्जों की बैठक ली है। होली को देखते हुए दोनों अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही अस्पताल ने विशेष मेडिकल एडवाइजरी जारी की। हरिद्वार में पॉ टैक्सी चलाने की फिर से चर्चा हो गई है शुरू। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के MD समेत तमाम अधिकारी स्थलीय निरीक्षण करते नजर आए। जनगणना 2027 को लेकर अल्मोड़ा में ADM ने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया।